जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर एस्पिरेंट्स। मैं मलिक जफर खलील, फाउंडर जिनाज जुडिशल एकेडमी, आपसे मुखातिब हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस क्लास का हमारा जो पर्पज़ है वो हमने अभी सुनना है कि जी एडीपीपी की सीट्स जल्दी अनाउंस हो जाएंगी पंजाब में। ठीक है, पंजाब में जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। पिछले साल से हम यही सुन रहे हैं कि जी जल्दी आ रही है। तो वो सीटें जैसे भी आएंगी ना, तो वो एक तो सीटें 100+ होंगी। लास्ट टाइम भी वो कह रहे थे कि जी एडीपीपी की सीट्स 169+। ये जुलाई 2023 की बात है कि जी 2 जुलाई 2023 में वो आ रही हैं 169+। तो फिर वो डिले हो रहा है, डिपार्टमेंटल कोई मसाइल चल रहे हैं। एनईओ फिर वो जल्दी की सुना है कि जी आ जाएंगी। और जैसे ही आएंगी तो फिर आपको 2 महीने टाइम मिलेगा, 2 महीने, बस 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और सीटें भी ज़्यादा होंगी। ठीक है। उसी एडीपीपी के एग्ज़ाम से के हवाले से बताएंगे। बाकी जो है ना, लास्ट में केपी और सिंध का भी बताएंगे। केपी का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। सिंध का कुछ सिलेबस है, वो मतलब जो बता देते हैं। ठीक है। बाकी पंजाब का एक सर्टिफाइड सिलेबस है जो पीपीएस, पंजाब सिविल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जी सिलेबस क्या है, और कौन कौन एलिजिबल है, और उसके बाद फिर आपका क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद टाइम टेबल एक सेटल करें, और फिर आपके पास पेपर्स, और उसके बाद हमने पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारा तरीका आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे अगर हम पहले देखें ना, तो एडीपीपी का सिलेबस बहुत आसान है। मैं फिर कहता हूँ जी एडीपीपी का सिलेबस बहुत आसान है। मतलब एडीपीपी का सिलेबस इतनी आसान है कि आप बाकी अगर सिविल जज को देखा जाए तो सिविल जज की निस्बत ये 70% आसान है। मतलब अगर आपने एडीपीपी पास करना है, तो मैं हर क्लास में यही कहता हूँ कि जी एडीपीपी पास करना है तो आप सिर्फ पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ ये पढ़ लें और इंग्लिश कर लें, तो कभी भी आपका एडीपीपी फेल नहीं होता। कभी भी आपका एडीपीपी फेल नहीं होता। ठीक है। सिर्फ पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ कर लें। ठीक है। अगर हम देखें ना, एडीपीपी के 4 पेपर है। एडीपीपी में 4 पेपर है। पहला पेपर है आपका प्रोसीजर का, क्रिमिनल प्रोसीजर। दूसरा पेपर है आपका सब्सटेंटिव का। और तीसरा है एविडेंस का। जो पहला पेपर सीआरपीसी का है, वो आपका मतलब प्रोसीजर का है। उसमें आपका आ जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, हाई कोर्ट रूल्स, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और प्रोबेशन लॉज, जिसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस आता है और उसके रूल्स आते हैं। और इसी तरह फिर प्रोसिक्यूशन एक्ट आ जाता है। ठीक है। इसी में फिर वो प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग भी है और चार्जिंग स्टैंडर्ड भी है। ठीक है ये। और दूसरा फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो दूसरा जो पेपर है वो आपका क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ सब्सटैंटिव का, मतलब जिसमें सब्सटैंटिव एक्ट हैं जैसे एटीए, सीएनएसए, पीका, और हदूद ऑर्डिनेंस, ये। और थर्ड वन जो पेपर है वो सिर्फ क्यूएसओ का है। थर्ड वन जो पेपर है वो सिर्फ क्यूएसओ का है। और इसी तरह फिर आपका चौथा पेपर है आपका सिर्फ इंग्लिश का। चौथा पेपर सिर्फ इंग्लिश का है। इंग्लिश 50 नंबर की है। 50 नंबर में आपका 20 नंबर का ऐसे, 20 नंबर का कंप्रीहेंशन, और 10 नंबर की प्रेसी है। 10 नंबर की प्रेसी है। ये हमारा टोटल सिलेबस है उसका। अब इसी सिलेबस को हम मतलब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमें पता तो चल गया ना, 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसी पेपर को हम सिलेबस में देखे, पर डिटेल में देखा था, तो वो हमें बताता है कि जी प्रोसीजर आपने बताना है किस चीज़ का, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स का, और उसके बाद पावर ऑफ पुलिस, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, ट्रायल प्रोसीजर, इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड जजमेंट्स। तो ये मतलब टोटल हमें सीआरपीसी बता रही है। मतलब सीआरपीसी के कुछ टॉपिक्स बताए हैं, लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाया तो वो सारा कंप्लीट सीआरपीसी पढ़ाया है। वो एमसीक्यूज कहीं से भी दे सकता है। एमसीक्यू कहीं से भी दे सकता है। और इसी तरह आपको सीआरपीसी कंप्लीट ही पढ़ना है। सीआरपीसी कंप्लीट पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट कि जी प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग, ये उन्होंने
वेबसाइट पे रखी है, प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पे रखे हुए हैं ये। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन एक्ट, ये प्रोसिक्यूशन एक्ट है, ये प्रोसिक्यूशन एक्ट 2000, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसिक्यूशन 2026, 2006 का है। उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी तरह फिर आपका हाई कोर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके कुछ प्रोविजंस हैं। और उसके बाद फिर आपका प्रोबेशन लॉज है। और उसके बाद आपका ला जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, और हाई कोर्ट रूल्स। तो अगर हम पेपर वन देखें तो पेपर वन में ये एक्ट है कि जी आपका सीआरपीसी, प्रोसिक्यूशन एक्ट, पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, ये हमारा आपका सिलेबस है पेपर वन का। पेपर वन का सिलेबस टोटल यही है। ठीक हो गया। फिर आगे हम आ जाए नेक्स्ट दूसरा पेपर टू पे। तो पेपर टू में सीधा सीधा है पीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और उसके बाद एटीए और हदूद। पंजाब पिनल को पाकिस्तान पिनल कोड, एंटी टेररिज्म एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, और हदूद ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट है, मतलब दूसरे पेपर के सब्जेक्ट है। फिर आ जाता है आपका तीसरा, तीसरा आपका आ जाता है पेपर थ्री। पेपर थ्री टोटल क्यूएसओ है, कंप्लीट, टोटल क्यूएसओ कंप्लीट है। ठीक है, और हर पेपर में, लॉ के हर पेपर में 25 नंबर का सब्जेक्टिव है, और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और 75 नंबर का सब्जेक्ट है। पेपर वन में 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और 125 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया, ये पेपर थ्री है। पेपर फोर देखें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में हमारा पास सिर्फ वो बता रहा है आपका ऐसे और कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग। ये मतलब 20 नंबर का ऐसे है, 20 नंबर की कंप्रीहेंशन है, और 10 नंबर का 10 नंबर की प्रेसी है। ठीक है, ये मैं पास पेपर भी दिखाता हूँ। ऐसे का टॉपिक दे देते हैं, बाकी एक पैरा देते हैं। उसी एक पैरे का आपने जो है ना वो प्रेसी भी बनानी होती है और कंप्रीहेंशन भी बनानी होती है। प्रेसी भी होती है और कंप्रीहेंशन भी होती है उसी एक पैरे की। ठीक हो गया, ये आपका सिंपल सा वो सिलेबस है इसका सीआरपीसी का, ओ पाकिस्तान पिनल, ओ एडीपीपी का। ठीक हो गया। अब इसमें फिर उन्होंने एक्ट्स बता दिए हैं कि जी ये एक्ट्स आपने लेने हैं, ये आपका वो पीछे बताया भी है। इसका अगर हम देखें ना, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी मतलब ये चीज़ें आप कर लें तो आपका पेपर तकरीबन इन्हीं में से ही होता है। पेपर आपका इन्हीं से ही होता है। ठीक है, आपका जैसे सीआरपीसी के ये मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब मैं उधर भी दिखाता हूँ सीआरपीसी का ये, इसको मैं कहता हूँ हार्ट ऑफ सीआरपीसी। मतलब वो पेपर देता है तो इनमें से एक लाजमी पूछ सकता है आपका 154 से लेके 265 रन तक। इसी तरह पीपीसी का वो जो है ना 176 से 120, और 300 से 465 तक। इसी तरह क्यूएसओ के फिर चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका रेलिवेंसी, फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, फिर आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, और मॉडर्न डिवाइसेस। ये कोई 30 से 35 सेक्शन बनते हैं, ये मेन है आपके क्यूएसओ के। बाकी आपने जनरल करना है। ठीक हो गया, ये आपका सिलेबस। और अगर हम देखें ना इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिविल प्रोसिक्यूशन का डिफरेंट जो है आपका, पंजाब में एडीपीपी के लिए वो मांगते हैं कि जी मेल है तो आपका 40 ईयर्स, और फीमेल है तो 43 ईयर्स तक एलिजिबल है। ठीक है, और 2 साल प्रैक्टिस चाहिए। इसी तरह आपका डीडीपीपी के एग्ज़ाम में मतलब मेल है तो 50 साल, और फीमेल है तो 53 ईयर्स तक। 7 साल प्रैक्टिस चाहिए, 7 साल प्रैक्टिस चाहिए। सिंध में तो आपका 28 से 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं डीपीपी के लिए, और इसी तरह डीपीजी के लिए भी आपने 28 से 35 तक कर सकते हैं, और 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ।
केपी में सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं, अभी पेपर हुए भी हैं केपी में। और उसमें आपको मतलब 25 से 30 तक 35 तक आपकी एज होनी चाहिए। 25 से 35 तक एज होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपका है बेसिक। ठीक है। बेसिक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मतलब पंजाब में आप 40 मेल 40 तक और फीमेल आपका 43 तक एलिजिबल है। इसी तरह डीपीजी है तो 50 और 53 तक एलिजिबल है। 53 तक एलिजिबल है। आप देखिए ना, हमें सिलेबस का पता चल गया है कि जी हमने पढ़ना क्या है, मतलब सिलेबस का पता चल गया है। और इसी को मतलब लेकिन अगर जी मतलब जो सिलेबस है पूरी सीआरपीसी पढ़नी है, पूरी सीआरपीसी नहीं पढ़नी। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हमने अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है। और अच्छी तरह से क्या मुराद है? अच्छी तरह से मुराद है कि जी हमने सेक्शन टू सेक्शन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ठीक है। और उसके साथ कोई रेलिवेंट प्रोविजंस हैं या कोई साथ रेलिवेंट कोई लॉज बनते हैं तो वो आपने मतलब साइटेशन वगैरह बनती हैं तो वो आपने करना है। ठीक है। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि जी आप पढ़ें सीआरपीसी, ठीक है, तो सीआरपीसी पढ़ें तो आपको मतलब रिमांड का टॉपिक पढ़ें तो रिमांड पे आपको जजमेंट जो गुलाम सर का केस है उसमें पता होना चाहिए कि जी रिमांड कब देते हैं, क्यों देते हैं रिमांड। ठीक है। इसी तरह मतलब आप ना, है ना, आप हर सेक्शन के कीवर्ड्स होते हैं, हर सेक्शन में कीवर्ड्स होते हैं। मतलब ये बुक जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें भी बताते हैं कि जी रिमांड, रिमांड दो किस्म के होते हैं, आपका जुडिशियल रिमांड और आपका पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड मतलब फिजिकल कस्टडी पुलिस के पास होती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाता है। जितनी देर तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, कोर्टल हो जाती है तो बॉडी हो जाता है, कन्विक्शन हो जाती है तो फिर वो जितनी देर सजा हुई है वो जेल में रहता है। और इसी तरह जब रिमांड के लिए पेश करते हैं तो वो रिमांड कोर्ट क्यों देती है कि जी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो और एक्विजिशन वेल फाउंडेड हो। इसी तरह मतलब मैं कह रहा हूँ कि जी आपने जो सेक्शन पढ़े हैं तो सेक्शन के ना की वर्ड्स होते हैं, उन की वर्ड्स को आपने मतलब हाईलाइट करना होता है। वही की वर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए, वही की वर्ड्स आपने लिखने हैं। मतलब जब आप रिमांड पे लिख रहे हैं तो ये चीज लाजमी लिखनी है कि जी रिमांड तब मिलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। रिमांड कब तब मिलेगा पुलिस में कि जब उसके खिलाफ एक्विजिशन हो, वेल फाउंडेड एक्विजिशन हो, मतलब उनके खिलाफ कोई भी सफिशिएंट एविडेंस हो। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका रिमांड आपको तब मिलेगा जब मतलब मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड मिलेगा। ठीक है। ये देखें। अब ये अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और ये चीजें नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपको नंबर नहीं देगा। मतलब 15 दिन का नहीं बताते, या आप ये 15 दिन का नहीं बताते, या फिर वो ये नहीं बताते कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, ये नहीं बताते कि जी एक्विजिशन वेल फाउंडेड है, तो आपको नंबर नहीं देगा वो। तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, एग्जाम पेपर आपका चेक कर रहा होता है, वो कीवर्ड होते हैं, वो क्लिक कर रहा होता है कि जी मैंने ये चीज देखना है, तो आपने उसको इन डेप्थ देखना है। मतलब वो आपने हर सेक्शन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने बताने हैं। जैसे वो कहता है कि जी अगर वो रिमांड वुमेन का डिमांड नहीं होता, हाँ कत्ल है तो डकैती, कत्ल और डकैती में हो सकता है। आप रिमांड बता रहे हैं कि वुमेन का बता रहे हैं, वुमेन का रिमांड नहीं होता और ये चीजें कत्ल और डकैती नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है। तो आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने वही बताने हैं कि जी आपका ये कीवर्ड्स हैं। मतलब वो क्वेश्चन के हर पेपर मतलब हर सेक्शन के कीवर्ड्स होते हैं। मतलब मैं कहूँ कि 169 कहता है कि जी अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है कि जी अक्यूज के खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई तो अक्यूज को वो रिलीज कर सकता है, अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो। अब ये चीजें लिखेंगे तो वो ठीक है, वो एग्जामिनर कहेगा बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने बेरक्त पढ़ा है। वरना इसके अलावा जो वो चीजें लिखते रहेंगे तो वो आपको आपके पेपर से मुतमईन नहीं होगा। तो आपको ना मैं कह रहा हूँ कि जी आपने जब पढ़ना है तो देखना है तो आपने देखना है कि जी आपने पढ़ना क्या है। ठीक है। और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मतलब आपने उस सेक्शन के कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और वही लिखने हैं। रट्टा नहीं लगाना है, एज इट इज सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रट्टा नहीं लगाना। और इसके अलावा मतलब वही कहते हैं कि जी सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं होती।
ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है कि जी स्टडी टाइम टेबल। मैं फिर कहता हूँ कि जी अगर आप क्लास ले रहे हैं एकेडमीज वगैरह को ले रहे हैं तो एकेडमी का जो भी आपको पढ़ाते हैं, एकेडमी में कोई भी एकेडमी है वो भी पढ़ाते हैं, तो वो आपने पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना एक टाइम टेबल रखना है, मतलब एकेडमी का टाइम काट के फिर आपने डेली ऐसे का कोई एक आध पेज लाजमी लिखना है। और उसके बाद जो प्रेसी है अल्टरनेटिव डेज पे करें, मतलब प्रेसी मैक्सिमम प्रैक्टिस है और इंग्लिश की मैक्सिमम प्रैक्टिस है। इंग्लिश में बच्चे फेल होते हैं पंजाब में एडीपीपी में ज्यादा बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं। ला हो जाता है, ला मुश्किल नहीं होता, हो जाता है। ठीक है, तो टाइम टेबल जब आपने बनाना है तो टाइम टेबल में आपने मतलब डेली बेस पे आपने इंग्लिश करनी है और डेली बेस में ला करना है। इंग्लिश में आपने ऐसे का कोई एक पेज वगैरह लिखना है और प्रेसी अल्टरनेटिव डेज पे एक दिन बाद या 2 दिन बाद एक प्रेसी लाजमी करनी। ठीक है। फिर आ जाता है आपका पास पेपर। पास पेपर मैंने आपको जैसे दिखा है, पास पेपर आप देखें ना, एडीपीपी में पेपर बहुत आसान होते हैं, मतलब बाकी की निस्बत एडीपीपी में पेपर बहुत आसान होते हैं। ये देखें, ये पास पेपर हैं आपके एडीपीपी के। मैं आपको दिखाता हूँ एडीपीपी के पास पेपर। आपका ये पास पेपर है एडीपीपी के। एडीपीपी का जैसे मैंने पीछे बताया कि जी आपका एक क्वेश्चन आपका मतलब पहला 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सब्जेक्टिव होते हैं। और बाकी जो होता है वो आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। जैसे आप देखें तो वो उसने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं कि जी आपका बताता है कि जी आपका राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, बाई मजिस्ट्रेट एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सेशन। तो सबसे पहले तो आपने मजिस्ट्रियल ट्रायल बताना है, फिर आपने उसके उसको डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब आपने मजिस्ट्रियल ट्रायल बताना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है कि जी मजिस्ट्रियल ट्रायल ये कहता है। और मतलब उसके बाद फिर आपने उनको फर्क बताना है कि जी सेशन ट्रायल में ये है, मजिस्ट्रियल ट्रायल में ये है। सेशन ट्रायल में कम से कम 7 दिन पहले डॉक्यूमेंट देने होते हैं और मतलब मजिस्ट्रियल ट्रायल में 7 दिन पहले डॉक्यूमेंट देने होते हैं। मजिस्ट्रियल सेशन ट्रायल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आपका जब प्ली गिल्टी करता है तो मजिस्ट्रेट सजा दे सकता है और सेशन जो प्रैक्टिस ये है कि वो सजा नहीं देता। ठीक है। और मजिस्ट्रेट सेशन ट्रायल में वो ट्रायल जो इनिशिएट होता है प्रोसिक्यूटर से। तो आप ये ना बेयर एक्ट जब आप पढ़ते हैं, क्लियर बेयर पढ़ते हैं, तो फिर आपको उसी बेयर एक्ट से ही आपको आंसर मिल जाते हैं। बाकी की जो की गाइड मतलब गाइड बुक वगैरह होती हैं या इधर उधर वो सही नहीं लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो आपने खुद बेरक पढ़ने हैं, बेरक पढ़ के आपने अपनी लॉजिक्स तैयार करनी है। ठीक है। इसी तरह आप देखें ना कि फिर मैं कह रहा हूँ कि जी बहुत आसान है क्वेश्चन होते हैं। अब वो कहता है कि जी आपका इलीगल डिटेंशन में पावर क्रिमिनल कोर्ट्स की क्या डिफरेंट पावर्स हैं, जैसे सेक्शन 100 है, 491 है और 552 है। ठीक है। इसी तरह फिर आ जाता है कि जी आप कहता है कि जी व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। और और उसके बाद वो कहता है कि जी आपका डिस्कस दी exception to rule separate charge for distinct offense। कहता है हर डिस्टिंक्ट offense का सेपरेट चार्ज होना चाहिए, तो इसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन बताएं। और इफेक्ट ऑफ एरर। तो ये आपके पास पेपर हैं जो रिपीट कर रहा है वो। एडीपीपी का मैं फिर कहता हूँ कि जी बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं। एडीपीपी का अगर बेर एक्ट आप पढ़ लेते हैं तो कहीं पे भी आपको मुश्किल नहीं होती, कहीं पे भी आपको मुश्किल
नहीं होती। इधर सारे क्वेश्चन मतलब देखे ना, सीधे सीधे, कोई प्रपोजिशनल क्वेश्चन नहीं है, वो सीधी सीधी चीजें पूछ रहा होता है कि जी कहता है डाइंग डेक्लेरेशन क्या है और इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। डाइंग डेक्लेरेशन जो 40 एक में बताता है कोई पर्सन अपनी डेथ के बारे में बताता है, या आपका डेथ के बारे में बताता है, या फिर आपका सरकमस्टांसेस ऑफ डेथ, डेथ या फिर सरकमस्टांसेस ऑफ डेथ के बारे में बताता है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर वो उसकी एविडेंशियली वैल्यू है, मतलब एविडेंशियली वैल्यू के वो प्रिंसिपल लगता है कि जी ट्रुथ लाई ऑन दी माउथ ऑफ डाइंग पर्सन। मुंडा ढूंढ। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि जी चल रहा इट्स है। एलोन कैन बी आपको बेस्ड बस फ्रॉम कंटिन्यू कब तक चल रहे बेसिक्स थे, ऑफ कनेक्ट नहीं हो कन्विक्शन। रहे। यस। उसके ऊपर जरा करें टू ये की आवाज। माइक आप रखें रोम साहब। ठीक है। ये है, फिर वो कहता है कि जी आपका क्या डाइंग डेक्लेरेशन पे रिलाय करते हुए कोर्ट सजा दे सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन पे रिलाय करते हुए कोर्ट सजा दे सकती है, वो सजा लीगल होगी, तो वो सजा बिल्कुल लीगल होगी। डाइंग डिक्लेरेशन पे अगर कोर्ट सजा देती है तो वो सजा बिल्कुल लीगल ही होगी। ठीक हो गया। तो ये आपके बेसिस हैं आपका मतलब पास पेपर्स, जो पास पेपर मैंने आपको भेजे भी हैं, पास पेपर भेजे भी हैं। और नेक्स्ट आपका है कि जी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब बच्चे ना, कम बच्चों का मसला ये होता है कि जी हमें मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं सही करते, तो फिर वो हमें मैथ्स वाले मतलब जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उतनी हमें क्वेश्चन वो नहीं मिलते, वही उतनी हमें नंबर्स नहीं मिलते, मार्क्स नहीं मिलते। तो वो मेन इशू होता है। ठीक है। चले, अभी हम पढ़ते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन। जी। जी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। जी खुरम साहब, खुरम साहब क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ऊंचा आवाज बोले, थोड़ा कम आ रही है आवाज। जी सर, अब आ रही आ रही है, आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है। है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है सर, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, हम्म। हाँ हाँ। उसमें सर जो स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग है, या जिसमें हमने उसमें एक अच्छे तरीके से करके लिखना होता है, वो वही स्टैंडर्ड है जो सिविल जज के एग्जाम्स का होता है, या इसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम है? इसका स्टैंडर्ड हट के है, इसमें अब लेंथ मैटर करती है, ये पीपीएससी लेती है, इसमें लेंथ मैटर करती है। ठीक है, इसमें राइट लेंथ सर, इसमें और मैटर कर जाती है। जो हम रेलेवेंट लिखते हैं, जैसे आपने बताया कि सिविल जज में आपने सिर्फ रेलेवेंट लिखना है, हम्म। तो इसमें वो वाला प्रिंसिपल नहीं है? इसमें आप इसमें भी रेलिवेंट लें ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर ज्यादा लिख लेते हैं तो वो नहीं है, ये लेती है पीपीएससी, इसमें लेंथ मैटर राइट कर सर, जाती है। जी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। सर इसमें अगर हम रेलिवेंट लिखेंगे तो फिर तो इतनी लेंथ बनती ही नहीं है। तो बस फिर हम इसको कैसे मैडम, करेंगे? फिर भी पास होगा आपका, गारंटी के साथ पास होगा, दो तो सौ परसेंट सर गारंटी। लेंथ के मार्क्स नहीं है या फिर सिर्फ रेलिवेंट के मार्क्स हैं? मैडम ये डिपेंड करता है कि जी आपकी लेंथ, वो क्वेश्चन कैसे जा रहा है, आप लेंथ में क्या लिख रहे हैं। ठीक है। मैं फिर कहता हूँ मैडम, मैं सारे बच्चों को यही कहता हूँ कि जी आप रेलिवेंट लिखें। मेरा एक बच्चा है, वो स्टूडेंट है माजिद रऊफ, उसके सिविल जज के एग्जाम में हर पेपर में 70-70 नंबर है, और वो पंजाब में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके थे, और वो मोस्ट रेलिवेंट लिखता था। मैं उसके अभी भी अटेम्प्ट शेयर करता रहता हूँ, अभी भी बताता हूँ। वो मोस्ट रेलिवेंट लिखता था, वो इधर उधर जाता ही नहीं था। ठीक है। तो मैं फिर कहता हूँ कि जी आप मैडम अगर लेंथ में चली जाएंगी तो हो सकता है आपका वो आपकी लेंथ से एग्री ना करे, और या कुछ इरेलीवेंट लिखें, और इरेलीवेंट लिखते हुए आप गलत कर दें तो फिर आपके लिए लॉस होगा। अगर मोस्ट रेलिवेंट लिखती हैं तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकती, कभी भी आप फेल नहीं हो सकती, कभी भी। ठीक है। तो सर कोशिश होती है पीपीएससी कि जी में आप बस नेगेटिव रेलिवेंट मार्क्स देती है तो रेलिवेंट इसमें लिखें। जी।
इसमें पीपीएससी वाले तो नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं, तो इसमें भी होगी? मैडम इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग। ऑब्जेक्टिव नहीं? जी, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग? ऑब्जेक्टिव में भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहीं पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। क्लियर है? चले आगे। वही आपका जो क्वेश्चन है कि जी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं ना बार बार बच्चों को कहता हूं कि जी आप क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने हैं, आपने क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने हैं, और वो हर पार्ट्स को आपने सेपरेटली डील करना है, हर पार्ट्स के आंसर देना है। ठीक है, हर पार्ट का आंसर देना है। मतलब मैं कहूँ कि जी कोई भी पेपर है, अब वो यहाँ पे उसने बताया जी हाउ अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हैं, एक चीज, और whether a private person is authorized to arrest such person। yes। तो हमें हमसे 54 पूछ रहा है, और हमसे 54 है अरेस्ट विदाउट वारंट, और प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। वो आपका अब करता है आपका 59 में, 59 सीआरपीसी में। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिर्फ आपका विदाउट वारंट 54 भी है और 55 भी है। मतलब 55 कहता है वैगाबॉन्ड, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है वैगाबॉन्ड है, और उसके बाद जो अपनी प्रेजेंस कंसील कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर सकते हैं। जो 54 है, 54 में वो सिप्सो डॉलर का फॉर्मूला करता है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिनको जो स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जिसको जो पुलिस को काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, या आउट ऑफ पाकिस्तान ऑफेंस कमिट करते हैं, या फिर उनके लिए रिक्विजिशन आई हुई है, उनको विदाउट वारंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपने सिर्फ 3 सेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको लिखवाएं तो इसमें सिर्फ आपके 3 सेक्शन बनते हैं, सिर्फ 3। कौन से 3? आपका मैं इसी में ही मैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप 54 में आपके मतलब वो 3 क्वेश्चन कौन से बनते हैं, 54, 55 और 59। ये मोस्ट रेलिवेंट आंसर यही है। आप इसके अलावा कोई और लिखेंगे, मतलब आप वारंट की डेफिनेशन उसको बताएं, या वारंट विदाउट वारंट कब इशू होते हैं और क्यों इशू होते हैं, वारंट एग्जीक्यूट कौन करता है, पुलिस करती है, ज्यादा पर्सन भी कर सकते हैं, तो ये सारी फनकारी होगी। वो कहेगा कि जी बच्चे को समझ नहीं आई। अब वो आप वारंट की डेफिनेशन क्यों बताएं, वो आपसे तो पूछ तो नहीं रहा कि जी वारंट की डेफिनेशन बताएं, तो आप नहीं पूछ रहे। और वारंट से ये भी नहीं पूछ रहा कि जी वारंट कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है, और ये भी नहीं पूछ रहा कि जी एक पर्सन को होगा, ये 2 पर्सन को। तो ये आप जो लिखेंगे तो वो सारी फनकारी होगी, वो इससे एग्री नहीं करता, वहां से आपके इस क्वेश्चन से कोई एग्री नहीं करता। अगर बच्चा यहाँ पे ही मतलब 54, 55, 59 लिख देगा तो वो कमाल हो जाएगा। यही सेक्शन, मतलब आप कहते हैं ना लेंथ मैटर करती है, 54 में ही काफी सारी चीजें हैं, यही लिख लेंगे तो काफी है, यही लिखेंगे काफी है बस। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, ये है। आपको ना मैं फिर कहता हूँ कि जी आपने पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स बना के आपने उसको लिखना है, पार्ट्स बना के आप लिखना है। मतलब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी अरेस्ट विदाउट वारंट और वारंट, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जी कैन आप प्राइवेट पर्सन अरेस्ट अरेस्ट टू पर्सन लायबल टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका अरेस्ट विदाउट वारंट में आपका 54 है और 55 है। इसी तरह इधर 55 है।
और इसी तरह ये 59 है। ये 3 क्वेश्चन लिखें। इसके अलावा आप वारंट की डेफिनेशन बताएं, आप वारंट की एग्जीक्यूशन की बताएं, और जो मर्जी करें, कब वारंट होता है कब नहीं होता। तो ये सारी आपकी फनकारी होगी, ये सारी फनकारी होगी। ठीक हो गया? ठीक है, ये सारी फनकारी होगी जी। अगर आगे मैं अगर कोई और क्वेश्चन देखूं तो, जैसे वो कहता है कि ये एनॉनिमिटी ऑर्डर का पूछ लिया था, या ये देखें आपको कहता है कि जी आपका प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टाई एंड इट्स एप्लीकेशन इन कानूनी शहादत। रेस्ट जस्टाई, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टाई, सेक्शन 19 सेक्शन रेस्ट जस्टाई की डेफिनेशन बताता है कि जी आपका कि जी फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग द मेन फैक्ट्स, फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग द मेन फैक्ट्स। एक बंदा गली से गुजर रहा है तो उसका गली से गुजरना रेलिवेंट नहीं है। अगर गली में किसी का डेथ हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो फिर उसका गली से गुजरना रेलिवेंट हो सकता है कि जी हो सकता है उसने मर्डर किया। ठीक है, तो सेक्शन 19 पे लिखेंगे। अगर अगर अब आप इसमें बताने लग जाएं कि जी रेलिवेंसी क्या होती है और सेक्शन 19 रेलिवेंसी पे बताता है, इधर उधर जाएं और 19 ना लिखें, रजिस्टर की डेफिनेशन लिखें, तो वो सारा फ्रॉड ही होगा। वो आपसे मुतमईन नहीं होगा, कभी भी मुतमईन नहीं होगा। ये आगे पूछ रहा है कि जी, आगे कहता है एक्सप्लेन द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट में बी गिवन। अब ये देखें, ये कहता है कि जी सेकंड केसेस बताने हैं, सेकंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है। तो यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 76 पूछ रहा है क्यूएसओ का। क्या? सिर्फ 76। इसके ना मैंने इधर बताया हुआ भी है। इधर यही मतलब का फेवरेट क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का, यही आपका। अब ये देखें, ये यही क्वेश्चन एडीपीपी का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन 2019 में एडीपीपी के एग्जाम में आया था कि जी आप प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन डिफरेंस बताएं और किन सरकमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब उसने फिर सीधा क्वेश्चन दे दिया है, सिद्ध क्वेश्चन सीधा दे दिया। उसने कहा कि जी आप बताएं कि जी के एक्सप्लेन द केसेस में सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन। तो ये आपका यहाँ पे डिस्कस है, यहाँ पे ये इंस्पेक्टर लीगल के पेपर में भी 2023 में आ चुका है। और ये 2000 ये आपका यही आपका एडीपीपी 2022 में आ चुका है। ठीक है, तो आप 5 दफा क्वेश्चन दिया है, 5 दफा उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन बना के दिया है। पहले उसने कहा कि जी प्राइमरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड एज ए रूल बट सब्जेक्ट टू 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। तो रूल का बताया गया 75 में कि जी प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाई प्राइमरी एविडेंस। और फिर आपका बताता है कि जी सेकेंडरी सब्जेक्ट टू 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, कि जी वही 7 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, यही 76 बताता है कि जी जब सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं। तो 75 और 76 लिखना है। फिर पूछता है कि जी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का फर्क बताएं। तो हमने 73 और 74, 73 में प्राइमरी एविडेंस है, 74 में सेकेंडरी एविडेंस है। और फिर सेकेंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है वो हमने 76 लिख दिया। यहाँ पे हमने 75 नहीं लिखा। तो हमें ना क्वेश्चन बताता है, मैं डेली बार बार कहता हूँ कि जी क्वेश्चन बताता है कि जी हमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बताता है कि जी हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करें, सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करें, 75 लिखें कि जी डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, तो वो कहेगा कि जी बच्चा मेच्योर नहीं है, इसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमें लगता है कि जी वो आगे जो बैठे हैं वो ऐसे मलंग हैं, उनको कोई पता नहीं है। वो बहुत काबिल लोग बैठे होते हैं, वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो उनका 10-10 15-15 20-20 साल का तजुर्बा होता है, जो सिर्फ पेपर चेक कर रहे होते हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं आप कहता हूँ कि आपको मैं 2 महीने किसी बच्चे को असाइनमेंट दे दूं कि जी ये क्वेश्चन चेक करने लग जाए, 2 महीने में वो देखने लग जाए कि जी नहीं ये तो बच्चा रेलिवेंट लिख ही नहीं रहा, ये लिख ही नहीं रहा, ये अच्छा लिख रहा है, ये अच्छा नहीं लिख रहा। तो फिर मैं 1000 दफा कहता हूँ कि जी आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन हमें बताएगा कि जी हमारा आंसर क्या हो, क्वेश्चन हमें बताता है कि जी हमारा आंसर क्या हो। मैं फिर कहता हूँ कि जी आपने क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने होते हैं और उसी पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन आया कि जी मतलब वो 4 चीजें कहते हैं कि जी एक्सप्लेन दी एफिकेसी ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फिर कहता है इसकी कंपोजिशन बताएं, फिर कहता है इसकी फंक्शंस बताएं,
फिर कहता है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है या नहीं। तो हम मैंने इसको इसमें इस पार्ट में बताया कि जी पहले एफिकेसी मैंने लिखना है, वो उसकी अहमियत बतानी है। फिर मैंने कंपोजिशन में बताना है जो सिर्फ 154 में बताया गया है। फिर मैंने इसके फंक्शन बताने हैं जो 155 में बताए गए हैं। फिर मैंने मतलब मुझसे सर्च उसका आंसर पूछता है कि क्या ये प्रोविंशियल टर्म मतलब सूबाई खुद मुख्तारी में फेल्ट कर रहा है या नहीं। तो इस तरह मैं पार्ट्स बना के हर उसके आंसर को एड्रेस करूंगा तो कमाल हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि जी कोई एकेडमीज, एक तो एकेडमीज वालों को मौत पड़ती है, वो टेस्ट लेते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते। मतलब एकेडमीज के बच्चे, जिना एकेडमी, मुख्तलिफ एकेडमीज के बच्चे जिना एकेडमी में आके टेस्ट सेशन लेते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो बाकी एकेडमीज को मतलब फनकारी करते हैं, टेस्ट लेते ही नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लेते। और उनको पता ही नहीं है कि जी टेस्ट लेना कैसे है, उनके पास इतनी टाइम नहीं है। फिर कहता हूँ कि जी आपने पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, आप सारा पढ़ते रहें, मतलब CRPC 10 दफ़ा पढ़ लें, PPC 10 दफ़ा पढ़ लें। जब पेपर आएगा तो आपको आपसे कोई पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उधर 2 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कल एक बच्चा आया था, उसने 3 घंटे में एक क्वेश्चन किया है, वो पहले अब उसका टेस्ट था। ये लेवल है कि जी। और बाकी जो बच्चे हैं वो 2 घंटे में 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, और रेलिवेंट आंसर बेहतरीन होता है। ये चीज़ है। तो आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद उसके रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट आंसर देना है, मोस्ट रेलिवेंट आंसर देना है, और हो जाएगा। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कोई मुश्किल नहीं है, आप रिलैक्स होके पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, सुकून के साथ हो जाएगा। जी। सर इसमें फिर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंक्लूजन ये इररेलेवेंट ही सबर किया जाएगा? इररेलेवेंट आएगा, मैं कहता हूँ कि इररेलेवेंट है, मैं कहता हूँ इररेलेवेंट है, ADPP में भी इररेलेवेंट है। ठीक हो गया। और जैसे आपने भी बताया 54 का आपने रेफ किया है, तो हाँ, उसको एज इट इज ही हम लिखते हैं, या मैं हेडिंग्स वगैरह इंक्लूड करके उसको लिख सकते हैं उसको? आप उसका ना वो रेलिवेंट जैसे लिखें। सेक्शन की वर्डिंग। जी जी जी। सेक्शन की देखें आप, फिर सेक्शन की वर्डिंग मैटर नहीं करती, सेक्शन की वर्डिंग मैटर नहीं करती। मैं आपको जैसे बता रहा था कि जी एक आपका सिप्स मतलब CRPC का वो 54 जो है ना, इसका एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वो आपका सिप्सोड हो रहा है कि जी कि इसके अगर आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाए, या इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग हो, या फिर वो आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर आपका वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस करे, या फिर आपका डिसर्टर हो आर्मी का, या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान ऑफेंस कमिट करे, या उसकी खिलाफ रिक्वेजिशन आ जाए, या इस तरह ठीक आपकी हो ना गया। वर्डिंग आपका आपकी हो, कोई इशू नहीं है, मतलब वो उसको आपकी वर्डिंग से ऐसा मैटर नहीं है, उसको आपकी वर्डिंग से ऐसा सच मैटर नहीं, एग्जैक्ट मतलब आप लिख रहे हैं ना ये 54, तो ये फार्मूला है कि जी आप उसमें बताएंगे कि जी किसी के खिलाफ क्रेडिबल कंप्लेंट आ जाए, किसी को कोई हाउस ब्रेकिंग करता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करता है, या पुलिस को ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, आर्मी का भगोड़ा है, आउट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफेंस कमिट किया है, रिलीज कन्विक्ट है, या रिक्वेजिशन आ जाती है दूसरे पुलिस स्टेशन से। तो ये कीवर्ड्स हैं, मतलब आप कंप्लेंट नहीं लिखेंगे बाकी कुछ लिखते रहेंगे तो वो नहीं देगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात नहीं करेंगे बाकी कुछ लिखते रहेंगे तो वो नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो वो हमें सेक्शन में पता चल जाता है कि जी कीवर्ड्स क्या हैं इसके। ठीक हो ठीक हो, गया। इसके कीवर्ड्स क्या है। ठीक हो, बाकी आप फोन के साथ इजी हों, और आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, मैं फिर कहता हूँ कि किसी भी एकेडमी में पढ़ें, आपको फायदा होगा, मतलब सेल्फ स्टडी से बच्चे प्रॉपरली नहीं होते। ठीक है, बाकी जिना अकादमी का जो कल सेशन है ADPP का, वो कल से मतलब मतलब कल 27 जनवरी को पहली क्लास होगी, और 4 महीने का सेशन है, 4 महीने में ये क्लासेस
हो जाती हैं। मोस्टली हमारा फोकस इंग्लिश पे ही है। इंग्लिश पे 3 टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब मेस इकरा ग्रामर कराती हैं, अना मान साहबा एक्सप्रेसी करा रही हैं, और बिलाल नियाजी साहब हैं ऐसे करा रहे हैं। ठीक है, तो बेहतरीन हो जाता है, बेहतरीन। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं है, मतलब इससे पहले भी हमारे मतलब जो है ना केपी जब 2022 का रिजल्ट आया था तो हमारे 6-7 बच्चे हुए थे, मतलब क्वालिफाई कर गए थे। उसके अलावा बाकी प्रोविंसेस में भी हो रहे हैं। तो ये एडीपीपी बहुत आसान है। 2021 के बाद सीट्स नहीं आई एडीपीपी की, और अभी जल्दी सीट्स आएंगी और बहुत ब्लॉकेज होगा, बहुत ज़्यादा सीट्स। सर ये कोई इन्फॉर्मेशन है या पहले की तरह ही इतना लेट क्या उन्होंने कर चीज? दिया है, काफी देर से ऐसे ही कह रहे हैं, तो कोई एस्टिमेशन के अभी आएंगी? कुछ सीट्स का है आपको इन्फॉर्मेशन के आ रही है, क्योंकि काफी देर से ये पेंडिंग है ना ये। ये जल्दी आ जाएंगी, जैसे आएंगी एग्जाम ज्यादा लेट नहीं होंगे, जल्दी आएंगी सीट्स। ठीक है सर सर, अगर ये ठीक। सेशन 4 मंथ का कंप्लीट होने से पहले सीट्स आ गई तो उसके लिए आप फिर कोई क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे या इसी मैडम में ही? लाजमी 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 हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। मैडम लाजमी हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। देखिए ना, कल भी सीटें आ जाती हैं तो कम से कम 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने से पहले नहीं होता। तो उसी 2 महीने में भी हो जाएगा। ठीक हो गया? जी सर, मेरा सवाल है। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया था कि सिविल जज के एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने में आपको जजमेंट आप लिख दे तो भी ठीक है, ना लिखें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ तो हाँ। इसमें सर कितना मैटर करता है एडीपीपी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में? एडीपीपी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, वो साइटेशन वाली बात ही नहीं करता, इधर नहीं वो बात करता। सर सर लास्ट अगर टाइम हम जो एग्जाम हुआ था एडीडीसी के उसमें वो ज्यादा उसने साइटेशंस को पूछा था। मैडम देखें, साइटेशन नहीं भी लिखेंगे, बेरक्ट लिखेंगे, 200% गारंटी के साथ आप पास होंगे। मैडम नहीं होता, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि साइटेशन को गोली मारे। मैं सिविल जज के बच्चों को भी डिस्करेज करता हूँ कि जी आपने साइटेशन पढ़नी ही नहीं है, कोई नहीं पढ़नी, बस आपने सीधा सीधा चलना है, ठीक सर। बेरक्ट पढ़ना है, बस बेरक्ट पढ़ना है। ठीक हो गया? सर ये एडीपीपी के सर पेपर चेक करने वाले कौन लोग हैं सर? ये नहीं पता कौन है। मतलब सर ये कोई लॉयर्स होते हैं या पुराने एडीपीपीज ही होते हैं या कोई हाई कोर्ट के जजेस होते हैं? ये नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ, ये मैटर ठीक नहीं हो गया करता सर। कोई भी हो, और थैंक यू। क्राइटेरिया सब के लिए सेम है। सब ने आपका रेलिवेंट आंसर देखना है, सब ने। राइट सर। चलें, चलें, आज की क्लास इतनी है। बाकी अब किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना बाकी हम नेक्स्ट होगा। ठीक हो गया? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।